नमस्ते। आज हम न्यूजीलैंड के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि एलन कर्नो की एक अहम कविता हाउस एंड लैंड को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए इस सफर में मेरे साथ जुड़िए। चलिए एक नज़र डालते हैं कि हम इस एक्सप्लेनर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कवि और कविता के बैकग्राउंड से, फिर कविता की कहानी में उतरेंगे, उसके कैरेक्टर्स और सिंबल्स को आसानी से समझेंगे, इसके पीछे छुपे बड़े आइडियाज़ को अनपैक करेंगे और आखिर में इस बात पर विचार करेंगे कि घर का असली मतलब क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कवि और कविता के कॉन्टेक्स्ट से, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी कविता की रूह को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कब, क्यों और किसने लिखी। ये कविता एलन कर्नो ने 1941 में लिखी थी और ये उनके कलेक्शन आइलैंड एंड टाइम का हिस्सा थी। अब देखिए, इसका टाइम बहुत इंटरेस्टिंग है। ये उस दौर में लिखी गई जब न्यूजीलैंड ब्रिटिश सेटलमेंट के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा था। हर तरफ देशभक्ति का माहौल था, लेकिन कर्नो इस जश्न के पीछे एक अलग ही, थोड़ी उदास सच्चाई दिखाना चाहते थे। कविता का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है द स्पिरिट ऑफ एग्जाइल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूरोप से आए लोग, जिन्हें वहाँ पाकीहा कहा जाता है, वो रहते तो न्यूजीलैंड में थे, लेकिन उनका दिल, उनकी सोच, उनकी संस्कृति सब कुछ अभी भी इंग्लैंड से जुड़ा हुआ था। इसका नतीजा, वो अपनी ही जमीन पर, अपने ही देश में एक अजनबी जैसा महसूस करते थे। अब आते हैं कविता की कहानी पर। तो कहानी शुरू होती है एक इतिहासकार यानी एक हिस्टोरियन के विजिट से। वो एक पुराने कॉलोनियल घर में उसके अतीत को, उसकी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए जाता है। वहाँ उस हिस्टोरियन की मुलाकात एक काउमैन से होती है। जब उससे इस जगह के बारे में पूछा जाता है तो वो बहुत ही बेपरवाह अंदाज में कहता है, मैं तो बस यहाँ रहता हूँ। और फिर वो कहता है कि ये जगह टू ब्लडी क्वाइट है, यानी हद से ज्यादा शांत और बोरियत भरी। उसके शब्दों से साफ पता चलता है कि उसका इस जमीन से कोई लगाव नहीं है, ये उसके लिए बस एक काम करने की जगह है। फिर हमारा ध्यान एक कुत्ते पर जाता है जो एक जंजीर से बंधा है, और वो बेचारा बस एक टॉयलेट और एक चिकन कूप के बीच बेमतलब आगे पीछे घूमता रहता है। ये कुत्ता, ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है वहां रहने वाले लोगों की फंसी हुई, ठहरी हुई और बिना किसी मकसद की जिंदगी का। तो अब चलिए घर के अंदर चलते हैं। अंदर हमें मिलती हैं इस घर की मालकिन मिस विल्सन। मिस विल्सन एक बुजुर्ग महिला हैं जो पूरी तरह से अपने ब्रिटिश अतीत की यादों में जी रही हैं। देखिए, वो चांदी के बर्तन में चाय पीती हैं, जो उसके ब्रिटिश कल्चर से गहरे जुड़ाव को दिखाता है। लेकिन इस शान के साथ साथ वो हमेशा एक डर में भी रहती हैं कि कहीं उसका ये घर गिर ना जाए। ये उसके अंदर की इनसिक्योरिटी और डर को जाहिर करता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। वो दावा करती हैं कि ये पूरी जमीन उसके पिता की जमीन थी, लेकिन वो उस जमीन से जुड़ नहीं पाती। उल्टा, वो न्यूजीलैंड के लोगों की, यानी कॉलोनीज के लोगों की शिकायत करती है कि वो उसकी ब्रिटिश विरासत को नहीं समझते। सोचिए, वो खुद एक कॉलोनिस्ट हैं पर दूसरों को नीचा दिखाती हैं। तो चलिए अब इन कैरेक्टर्स और चीजों के पीछे छुपे असली मतलब को, यानी इनके सिंबलिज्म को आसानी से समझते हैं। ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। मिस विल्सन कॉलोनियल एलीट है जो बस अपने अतीत में जी रही हैं। काउमैन उस मजदूर को रिप्रेजेंट करता है जिसका अपनी जमीन से कोई नाता ही नहीं है, वो जड़हीन है। कुत्ता, जैसा हमने देखा, ठहराव और बंधन का प्रतीक है। और आखिर में हिस्टोरियन, वो हमारी तरह एक आलोचनात्मक सोच है जो इस पूरी स्थिति को दूर से देखकर समझ रहा है। अब इस कविता के टाइटल पर ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। टाइटल है हाउस एंड लैंड, होम एंड लैंड नहीं। और कर्नो ने ये शब्द जानबूझकर चुना है। एक हाउस तो सिर्फ दीवारों से बना एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन होम वो जगह है जिससे आपका दिल जुड़ता है, जहां आपको अपनापन महसूस होता है। इसीलिए कविता कहती है नेवर अ सोल एट होम, यानी लोग वहां रहते जरूर थे पर उनकी आत्मा उस जगह से कभी नहीं जुड़ पाई। ओके, अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। चलिए कविता के कुछ मुख्य विचारों और कर्नो द्वारा इस्तेमाल की गई लिटरेरी टेक्निक्स पर बात करते हैं। कर्नाव ने आयरनी का कमाल का इस्तेमाल किया है, जैसे मिस विल्सन खुद कॉलोनिस्ट होकर कॉलोनिस्ट्स को बुरा कहती है। सिल्वर पॉट जैसी इमेजरी नाजुक, बाहर से लाई गई ब्रिटिश कल्चर को दिखाती है। फिर है पैथेटिक फैलेसी, यानी जैसा लोगों का मूड वैसा ही मौसम का मिजाज। और कविता की सिंपल ABB राइम स्कीम उनकी बोरिंग और रिपेटिटिव जिंदगी को ही रिफ्लेक्ट करती है। तो इन सब के बाद आखिर में कविता हमें इस घर के मतलब पर एक बहुत ही गंभीर संदेश देती है।
कविता की ये आखिरी पंक्तियां ये इसका पूरा सार हैं। Awareness of what great gloom stands in a land of settlers, with never a soul at home. कर्नव यहाँ कह रहे हैं कि सेटलर्स की जमीन पर एक ग्रेट ग्लूम है, एक गहरी उदासी छाई हुई है। और क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी अपनी आत्मा से, अपने दिल से खुद को घर पर महसूस नहीं करता। और ये ग्रेट ग्लूम, ये गहरी उदासी आती कहाँ से है? ये इसलिए है क्योंकि जब तक ये लोग न्यूजीलैंड को अपना असली घर नहीं मानेंगे और इंग्लैंड को अपना असली देश समझना बंद नहीं करेंगे, वो हमेशा अकेले, अलग-थलग और दुखी ही रहेंगे। उन्हें इस नई जमीन को पूरे दिल से अपनाना होगा। तो आखिर में कर्णों की ये कविता हमें इस बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। आखिर वो क्या चीज़ है जो एक मकान को सच में घर बनाती है? क्या वो सिर्फ ज़मीन का मालिक होना है या उस जगह से एक गहरा आत्मीय जुड़ाव होना ज़रूरी है? उम्मीद है इस एनालिसिस से आपको ये कविता बेहतर समझ आई होगी। ऐसे ही और डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करें। ये एक्सप्लेनर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।